Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है फिजिक्स के टॉपिक से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें क्या बताता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर आप स्टेटमेंट ड्रॉ करोगे तो आपके पास ये इस टर्म में कुछ आ जाएगा। ये हमें बताता है कि टोटल एनर्जी जो है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट रहती है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पास ये टर्म इस तरफ से आ जाएगी, यानी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज़ द हीट माइनस वर्क डन। तो ये आपके पास यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेट आ जाती है। और इसे आप लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट माइनस पी डी बी प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। और डेल्टा यू की वैल्यू इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर सी। जो एनर्जी है वो यूनिवर्स की कांस्टेंट रहेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको यही बताता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़, तो अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है इट मीन वो ना ही हीट फ्लो करेगा, ना ही वो मैटर को फ्लो करेगा, ना ही सराउंडिंग में, ना ही सिस्टम में। तो यहाँ पे हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन थी वो थी हमारे पास ये। अगर वो हीट एक्सचेंज नहीं करता तो ये आल्सो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास नॉर्मली कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगी, जितना वर्क डन होगा उतनी ही उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। अब यहाँ पर पूछा गया है कि उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। तो डेल्टा यू को आप कांस्टेंट बोल सकते हो या जीरो बोल सकते हो कि वो अनचेंज होगी। इंटरनल एनर्जी उसकी उतनी ही रहेगी क्योंकि वो जब सिस्टम से सराउंडिंग में कोई एनर्जी फ्लो कर ही नहीं रहा तो उसकी जो एनर्जी है वो आपके पास रिमेन द सेम। इसे आप डेफिनेशन से भी याद रख सकते हो कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट हमारे पास द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज़, कि अगर हमारे पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। तो साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस का ही एक रूप है, वापस वो प्रोसेस उसी रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसकी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो आपके पास ज़ीरो होगी। नेक्स्ट हमारे पास एन आइडियल कार्नट इंजन whose efficiency is 40% receive heat at 50 Kelvin. If the efficiency is to be 50%, the intake temperature from the same exhaust temperature is, तो हमें यहाँ पे एक कार्नट इंजन दिया गया है जिसकी एफिशिएंसी 40% है अगर उसे 500 केल्विन टेम्परेचर दिया जाए। तो उसकी एफिशिएंसी अगर 50% हो गई तो वो कितना टेम्परेचर जो है वो इनटेक करेगा, कि उसे कितना टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है, तो कार्नट इंजन की एफिशिएंसी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। क्योंकि कार्नट इंजन जो है वो आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर काम करता है, तो उसकी जो टोटल जितनी हीट हम उसे प्रोवाइड करेंगे वो उतना ही वर्क करता है। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स गिवन है। ईटा जो है एफिशिएंसी है, तो 40% उसकी एफिशिएंसी है। T1 जो है वो सोर्स है, कि कितना सोर्स जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे है 500 केल्विन। हम यहाँ से फर्स्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि जब उसकी एफिशिएंसी 40% थी तो उसने कितनी एनर्जी जो है सिंक की।
तो यहाँ पे इनकी अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो ईटा है वो है 40/100, 40% है, इज इक्वल टू 1 माइनस T2/500। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास T2 की वैल्यू आएगी 300 केल्विन, यानी इतनी जो एनर्जी है उसने सिंक की। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें नेक्स्ट में T1 की वैल्यू पूछी गई है, वो सेम ही इंजन के ऊपर काम हो रहा है। तो जो हमने T2 की वैल्यू निकाली वो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो उसकी जो 50% है इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। तो यहाँ पे जो T2 की वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया 300। तो यहाँ से आप T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो T1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आएगी 600 केल्विन। तो ये जो है इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है ए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6 when the temperature of the sink is reduced by 62 degree Celsius, its efficiency is double, the temperature of the source is। हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि एक इंजन है, उसकी एफिशिएंसी 1/6 है, यानी ईटा की वैल्यू 1/6 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज़ रिड्यूस। अब उसका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस किया गया है या हो गया, तो उसकी एफिशिएंसी डबल हो गई। तो हमें उसकी सोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो दो केस है यहाँ पे, वही फार्मूला लगाएंगे कार्नट इंजन वाला। तो 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। T1 जो है सोर्स है जो हमको यहाँ पे निकालना है, T2 जो है वो सिंक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास। इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो आपके पास T2/T1 इज इक्वल टू 5/6 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप इसको इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। T2 इज इक्वल टू 5T1/6। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है कि उसका जो एफिशिएंसी है वो डबल हो गई। यहाँ पे आप 1/3 भी लिख सकते हैं या आप 2/6 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस, अब कितना जो है सिंक है तो उसका जो T2 जो है सिंक लिखते हैं हम, माइनस 62 जो है वो रिड्यूस हो गया अपॉन T1। तो जो हम T2 की वैल्यू निकाल चुके हैं पीछे, तो T2 की वैल्यू यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो T1 की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 372 केल्विन। ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी। यहाँ पे आंसर डिग्री सेल्सियस में है तो आप उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो T1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 99 डिग्री सेल्सियस, जो इसका राइट आंसर है। हमें सोर्स से निकालना था। अगर आपको सिंक की वैल्यू निकालनी हो तो आपके पास 99 आ गया, तो उसी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करके T2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो T2 की वैल्यू आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या है। तो मैं इसको आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करवा चुका हूँ कि dq इज इक्वल टू du माइनस w। ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पे थी, सॉरी यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे dw, ये आपके पास यहाँ पे इक्वेशन थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो dq इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो du इज इक्वल टू dq माइनस p db। ये भी आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन बन सकती है। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन देखोगे तो ये गलत है। अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखोगे तो सेकंड इक्वेशन आपके पास यहाँ पे राइट है। तो यहाँ पे क्योंकि dw यानी वर्क यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन वॉल्यूम, तो
तो ये जो सेकंड इक्वेशन है आपके पास वो यहाँ पे राइट होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज। तो जो वर्क डन के लिए आइसोथर्मल इक्वेशन हम यूज़ करते हैं वो है आपके पास सेकेंड म्यू आर टी लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 कि चेंज इन वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम कितना था, उसके बाद उसका फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया, उसका टेम्परेचर, गैस कांस्टेंट, इस तरह से हम इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। बाद में हम इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जिससे कि ये टॉपिक आपको और अधिक क्लियर हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो ये जो इसका राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर सी। तो T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, तो इससे हम इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।